हेलो एवरीवन। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो अब हम उसके देखते हैं ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट के 3 ट्रांजिशन सीरीज होती है, ओके। और जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है ना, वो ऑक्साइड्स बनाती है ऑक्सीजन के साथ एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर में वो ऑक्साइड्स बनाती है ऑक्सीजन के साथ। अब क्या है, जो जो भी ऑक्साइड्स बनते हैं, अगर कोई भी मेटल जो है वो ऑक्साइड्स बना रहा है, तो उस केस में उस मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, वो कहाँ तक जा सकती है, वो उसके ग्रुप नंबर तक जा सकती है। ठीक है, जितना मैक्सिमम उसका ग्रुप नंबर है, जैसे कि +1 से लेकर के +7 तक जो है किसी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप नंबर। ओके, तो जो उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि आपके पास 7 ग्रुप नंबर के बाद में क्या होता है कि जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं ना, जैसे कि आयरन आयरन हो गया। ठीक है, आयरन के ये वाले ऑक्साइड्स भी नोन है। ओके, तो जितने भी मेटल्स हैं स्कैंडियम के अलावा, ओके, स्कैंडियम के अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं MO फॉर्मूला के। और अगर हम लोग इनके ऑक्साइड्स देखें, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि Mn मैंगनीज के ऑक्साइड्स हैं, Mn3O4, ये सारे ऑक्साइड्स हैं किसके, मैंगनीज के। अगर आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखो तो ये आते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता रहता है ना, वैसे वैसे उनके एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता रहता है। ओके, तो ये जो हो गया MnO7 जिसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। मीडियम वाले एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब कि एसिडिक और बेसिक दोनों। और जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले मेटल होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। उसी तरीके से वैनेडियम का भी है, उसी तरीके से क्रोमियम का भी है। ओके, तो वैनेडियम जो होता है V2O3, V2O4 और V2O5 ऐसे है, राइट। तो ये आपके पास बेसिक है, ये लेस बेसिक है, और यहाँ पे ये आ जाता है एम्फोटेरिक। ओके, तो क्रोमियम के साथ भी ऐसा है। अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम है क्रोमियम ऑक्साइड, ये CrO3+2+3, यहाँ पे +6। ओके, तो क्रोमियम CrO3 जो है ये क्या है, यहाँ पे ये आपके पास एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। फिर उसके बाद में ये आ जाता है आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और ये आ जाता है बेसिक ऑक्साइड। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आए होंगे, ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। और याद रखना, जो फर्स्ट सीरीज के जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली यहाँ पे आपके पास ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग 2 सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, उसके बाद KMnO4 होगा। ओके, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, इसका ना ऑरेंज कलर का होता है। यहाँ पे देखो, ये ऑरेंज कलर का होता है, ये बड़ा सुंदर सा ऑरेंज कलर होता है। वाटर में आप जैसे इसको डिजोल्व करोगे, पूरा वाटर ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है। और आप देखना, जब आप लैब्स में जाओगे ना, तो फिर लैब में जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए ये जो है यूज़ करते हैं हम। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट एज एन इंडिकेटर भी यूज़ होता है ये। ओके, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट लेदर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, और इसको एज ए ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं एजोडाइज बनाने के लिए। ठीक है, जो डाई होते हैं, डाई, उसमें ये ऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें तो प्रिपरेशन ये क्या, किससे प्रिपेयर होता है, क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर ये देखो ऐसा दिखता है, क्रोमाइट ओर। ठीक है, ब्लैक ब्लैक कलर का आयरन और क्रोमियम का ये ओर होता है। क्रोमाइट ओर के फ्यूजन करने के बाद इसमें सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट किया जाता है। रिएक्शन करने पे आपको सोडियम क्रोमेट FeO3 एंड 8CO2, ये आपको यहाँ पे Fe2O3 और यहाँ पे 8CO2 यहाँ पे मिलता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो सोडियम क्रोमेट है, ये सोडियम क्रोमेट को फिर से एसिडिफाई करते हैं, और ये बन जाता है सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट को KCl सॉल्ट के साथ ट्रीट करते हैं, तो उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको मिल जाता है। जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, लेकिन जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, ये इनसॉल्युबल होता है। तो इसलिए क्या होता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट लेस सॉल्युबल होने के कारण वो इजिली क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है।
तो आपने यहाँ पे भी देखा कि जो क्रोमेट होता है उसको एसिडिफाई करने के बाद आपको डाइक्रोमेट मिलता है, और जो डाइक्रोमेट होता है उसको बेस के साथ ट्रीटमेंट देने पे आपको जो है क्रोमेट आयन मिल जाता है। इसकी अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्रोमेट क्या होता है, CrO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे Cr लगाया, ठीक है, टेट्राहेड्रल पोजीशंस में ऑक्सीजन और 2 नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे देखो Cr जो डाइक्रोमेट होता है ना, उसमें क्या होता है कि 2 क्रोमियम जो होते हैं, ठीक है, दे आर कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ लिंक होते हैं कॉर्नर में। तो इसमें क्या होता है कि 2 टेट्राहेड्रा होते हैं और लिंक्ड होते हैं, और इनका जो एंगल होता है वो होता है 126 डिग्री। ओके, तो सोडियम डाइक्रोमेट के बारे में जैसे मैंने बताया कि उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी यूज़ होता है, ठीक है। कहाँ पे बना सोडियम डाइक्रोमेट, ये रहा। तो ये जो आपने स्कीम है ये लर्न करनी है, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती है कि प्रिपरेशन बताओ पोटेशियम डाइक्रोमेट की। ओके, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, जैसे मैंने आपको बताया, यूज़ करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट जब आप लैब के बारे में लैब में जाओगे या फिर लैब प्रैक्टिकल्स करोगे परफॉर्म, तो उसमें आपको यहाँ पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं इसका एसिडिक जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है वो कैसे होता है। जो डाइक्रोमेट होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसका जो एसिडिक एक्शन उसका जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है ना, वो एसिडिक सॉल्यूशन में होता है। तो आपने ये चीज़ जो है ये हमेशा लर्न रखनी है कि जो डाइक्रोमेट होता है, आपको क्या मिल रहा है इसमें। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट आयन को एसिडिफाई करते हैं तो आपको क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसको ये एक रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से आप इसको क्या कहते हैं, इसको आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे आपने इसको बैलेंस किया, आप यहाँ पे देखो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है एक रिएक्शन में, राइट। तो ये जो है आपके पास डाइक्रोमेट, ये कैसे ऑक्सीडेशन करता है, ये यहाँ पे ये 7, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, एक क्रोमियम आयन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो चला जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो दूसरा जो 2 क्रोमियम है ना इसमें, तो दूसरा भी क्रोमियम के पास +6 होगा, +3 से एक में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है यहाँ पे, और दूसरे में भी 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो यहाँ पे टोटल इस रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि गेन हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, लॉस नहीं हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। +6 से +3 में जाएगा बाय गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों 2 क्रोमियम, देखिए यहाँ पे 2 क्रोमियम है, क्रोमियम 6 पॉजिटिव। ओके, तो ये कैसे जो है ऑक्सीडाइज करता है, आयोडाइड को आयोडीन में चेंज कर लेता है। यहाँ पे आपने इसको वैसे वेरी हाफ रिएक्शंस हैं, ओके। तो जैसे क्रोमियम डाइक्रोमेट 6 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन देगा कौन, या आयोडाइड, तो इसलिए यहाँ पे आपको 6 पुट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये देख लो, फिर टिन 2 पॉजिटिव को टिन 4 पॉजिटिव में चेंज करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कर देता है ऑक्सीडाइज। ओके, और Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज करता है। तो अगर हम इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो आपने क्रोमियम ये तो लिखना ही है, ठीक है। अगर हम इसके साथ लिख रहे हैं तो 6 आयन लगाना, बाकी सब जो है आपने इसको देख के यहाँ पे पुट कर देना। ओके, तो ये हाफ रिएक्शन हो गया, ये भी हाफ रिएक्शन हो गया, दोनों को ऐड करके आप यहाँ पे ऐसे करके सारा ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस करने से आपको ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना, ये पर्पल कलर का होता है। वैसे जो इसका पाउडर होता है ना, थोड़ा डार्क कलर का दिखता है, ब्लैक। और अगर आप लाइटली देखोगे ना, तो अगर आप थोड़े से भी को, तो एक पार्टिकल को भी पानी के अंदर डालोगे ना, तो ये पूरा पानी जो होता है ऐसे पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये किससे बनता है, ये बनता है मैंगनीज डाइऑक्साइड का। मैंगनीज डाइऑक्साइड बहुत ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इसमें KOH और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, पोटेशियम मैंगनेट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो मैंगनेट आयन है, इसको फिर एसिडिफाई करके पर मैंगनेट यहाँ पे बना देता है, ठीक है, MnO4 नेगेटिव। फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं मिलता। अब कॉमर्शियल प्रिपरेशन इसकी कैसे करते हैं, जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है ना, उसको KOH से फ्यूज़ करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से फ्यूज़ करते हैं और ऑक्सीडाइज करते हैं उसको एयर से। तो जैसे ही उसको ऑक्सीडाइज किया, आपको मैंगनेट आयन मिल जाता है। तो जो मैंगनेट आयन होता है ना, उसको उसके बाद में इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कलीन सॉल्यूशन में, तो यहाँ मिल जाता है पर मैंगनेट आयन। तो ये इसका कॉमर्शियल प्रिपरेशन है। लैब में इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो Mn2 पॉजिटिव लेते हैं, उसको पेरोक्सो डाइसल्फेट के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करते हैं,
MnO8 2 नेगेटिव, ठीक है। तो Mn2 पॉजिटिव बन जाता है MnO4 नेगेटिव, और जो H2O8 है वो हो जाएगा आपके पास SO4 सल्फेट नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्ट भी ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, बट हीट करने पे जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो आपको पोटेशियम मैंगनेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आपको देता है। तो जो आपके पास मैंगनेट आयन होता है ना, वो ग्रीन कलर का होता है, टेट्राहेड्रल इसका होता है। मैंगनेट आयन क्या होता है, इसमें 2 नेगेटिव आयन्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर। और जो पर मैंगनेट आयन होता है ना, उसके ऊपर एक ही नेगेटिव आयन होता है, ठीक है। और ये होता है पर्पल कलर का। जो मैंगनेट आयन है वो पैरामैग्नेटिक होता है, और जो आपके पास पर मैंगनेट आयन है वो यहाँ पे डायमैग्नेटिक होता है। ओके, तो ये हमने जो है मैंगनेट आयन देख लिया। अब इसके बाद इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, देखो KMnO4 है ना, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड करती है इन्वायरमेंट पे, कि अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है तो क्या होगा, बेसिक इन्वायरमेंट है या फिर न्यूट्रल इन्वायरमेंट है तो क्या होगा। अब कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। देखो, अगर आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है तो जो मैंगनेट आयन होता है वो Mn2 पॉजिटिव में रिड्यूस करेगा, और जो आयोडाइड होगा, अगर आयोडाइड हुआ तो उसको आयोडीन में ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो हर रिएक्शन में आप देखो पर मैंगनेट जो है वो मैंगनीज 2 में रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे भी देखो पर मैंगनेट इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू Mn2 पॉजिटिव, राइट। तो आयोडाइड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है आयोडीन में, Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe3 पॉजिटिव में। ये होता है ऑक्सलेट, COO नेगेटिव, ऐसा ऐसा होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ओके। H2S के साथ देखो आप, सल्फाइड जो है वो सल्फर देगा, सल्फेट जो है ये सल्फाइट है, SO3 2 नेगेटिव इज सल्फाइट, ये आपको सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। नाइट्राइट, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव इज नाइट्राइट। जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट जो है वो किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि एसिडिक सॉल्यूशन में MnO4 नेगेटिव बदलता है Mn2 पॉजिटिव है, ओके। और न्यूट्रल या फिर फेंटली एल्कलीन सॉल्यूशंस में क्या होता है कि यहाँ पे देखो जो परमैंगनेट है वो चेंज होता है मैंगनीज ऑक्साइड एंड OH नेगेटिव, ये है न्यूट्रल या फेंटली एल्कलीन में, ठीक है। तो आयोडाइड को यहाँ पे ये आयोडेट में चेंज करता है, IO3 नेगेटिव, ओके। H2O3 2 नेगेटिव इसको सल्फेट में चेंज करेगा, ओके। और जो Mn2 पॉजिटिव है उसको मैंगनीज डाइऑक्साइड बनाएगा। तो याद रखना है कि एल्कलीन सॉल्यूशन में परमैंगनेट मैंगनीज ऑक्साइड फॉर्म करता है, ओके। इसके बाद देखते हैं हम KMnO4 का यूज़ क्या है। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडेंट जो एज एन ऑक्सीडेंट इसको यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक में। देन उसके बाद भी इसको ब्लीचिंग एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर्स निकालने, ठीक है। अगर कोई भी आपके पास वाइट क्लोथ है उसके ऊपर कोई ऐसा दाग लग गया है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको कैसे रिमूव कर सकते हो, KMnO4 की हेल्प से। तो एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं वूल में से कलर्स निकालने को, कॉटन सिल्क का था, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में KMnO4 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल। सिमिलरली जो डीकलराइजेशन होता है ऑयल्स के भी डीकलराइज करने के लिए जो है KMnO4 यूज़ करते हैं, ओके। तो जब आप लैब्स में जाओगे तो लैब्स में जब प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करोगे तो हमेशा देखना पोटेशियम परमैंगनेट को एसिडिक एनवायरनमेंट के लिए आप H2SO4 यूज़ करते हो, ठीक है, और HCl यूज़ नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि परमैंगनेट टाइट्रेशंस HCl के प्रेजेंस में क्या वो क्लोरीन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो अपना वो जो रिएक्शन परफॉर्म वो नहीं कर पाता, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट्स ख़त्म होते हैं।